नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले जापान जाएंगे और उसके बाद चीन में आयोजित एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। टैरिफ युद्ध के बीच पीएम मोदी का चीन और जापान का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही दौरा है जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बेहद टेंशन में हैं। आखिर जापान में ऐसी कौन सी डील सील करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं? चीन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, क्या डील होगी, इसी को लेकर ट्रंप टेंशन में। टैरिफ युद्ध के बीच पीएम मोदी के जापान और चीन दौरे के मतलब बहुत खास हैं। क्यों महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, आइए हम आपको दिखाते हैं। टैरिफ युद्ध पर यू टर्न की तैयारी में ट्रंप। %25 टैरिफ वापस ले सकता है अमेरिका। पीएम की जापान चीन यात्रा से पहले बदले सुर। जिनपिंग और पुतिन से मिलने वाले हैं मोदी। ट्रंप के माइंड गेम पर भारी मोदी का मेगा प्लान। मोदी जापान चीन चले, ट्रंप को मिर्ची लगे। चंद घंटे बाद भारत और जापान का सालाना समिट शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान रवाना हो चुके हैं। समिट के बाद एससीओ में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री चीन जाएंगे, जहां जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। पीएम मोदी के जापान और चीन की यात्रा पर रवाना होने से ठीक पहले भारत अमेरिका के बीच टैरिफ युद्ध में सीज फायर के संकेत दिए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री ने जो कहा उसका मतलब है कि जल्द बात बन जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि पीएम मोदी की पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका के सुर क्यों बदल गए? क्यों वित्त मंत्री टैरिफ युद्ध को लेकर युद्ध विराम की ओर इशारा कर रहे हैं, जबकि ट्रंप के दूसरे करीबी गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे? दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। India is the world's largest democracy. U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. Modi's war, because the road to peace runs in part through New Delhi. 50% टैरिफ लागू हो चुका है, लेकिन भारत को लेकर ट्रंप प्रशासन में जबरदस्त बेचैनी, जबकि ट्रंप के टैरिफ वाले निर्णय को लेकर अमेरिका में जबरदस्त विरोध है। ऐसा क्यों, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले बीते कुछ घंटों में टैरिफ को लेकर टीम ट्रंप की तरफ से आए 3 अहम बयान के बारे में बताते हैं। नंबर 1, स्कॉट बेसेंट, अमेरिका के वित्त मंत्री, कहा आखिरकार हम एक साथ आ जाएंगे। नंबर 2, पीटर नवारो, ट्रंप के सलाहकार, कहा रूसी तेल खरीदना बंद करें तो 25% टैरिफ हटेगा। नंबर 3, केविन हेसेट, ट्रंप के सलाहकार, कहा भारत नहीं झुका तो ट्रंप भी नहीं झुकेंगे। अब हालत यह है कि ट्रंप प्रशासन के अंदर खाने ही भारत को लेकर सिर फुटौल शुरू हो गई। ट्रंप कुछ कहते हैं, वित्त मंत्री कुछ कहते हैं और ट्रंप के सलाहकार कुछ। This isn't my war. This is Joe Biden's war. He's the one that had a lot to do with this happening, and we want to get it ended. It's real easy. India can get 25% off tomorrow if it stops buying Russian oil and helping to feed the war machine. And then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war. Modi's war? I mean Modi's Okay. war. Let me ask you because the road to peace runs in part through New Delhi. India is the world's largest democracy. U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. ट्रंप खुद दावा करते हैं कि यूक्रेन रूस युद्ध अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की देन है, लेकिन ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो यूक्रेन रूस युद्ध को मोदी का युद्ध बताते हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट कहते हैं कि भारत अमेरिका के बीच बात बन जाएगी, लेकिन ट्रंप के सलाहकार हेसेट कहते हैं कि जब तक मोदी झुकेंगे नहीं, बात नहीं बनेगी। ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ की वजह भारत का रूस से तेल खरीदना है, लेकिन उनके वित्त मंत्री कहते हैं कि पूरा विवाद तेल का नहीं बल्कि कुछ और है, यानी टीम ट्रंप में ही विरोधाभास है।
अब टीम ट्रंप के बयानों का सारांश समझें तो यही है कि पूरा खेल भारत को झुकाने का है, सारा खेल डील का है। नंबर 1, अमेरिका के आगे भारत झुके। नंबर 2, टैरिफ बहाना है, डील के लिए मनाना है। नंबर 3, रूस की बजाय अमेरिका से तेल खरीदे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ युद्ध के विरुद्ध भारत अपने एक्शन से पूरा जवाब दे रहा है, और वो भी बेहद सधी हुई रणनीति के हिसाब से। लेकिन टीम ट्रंप की तरफ से भारत के विरोध में जहर उगला जा रहा है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का भारत विरोधी नैरेटिव पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। कई बार सार्वजनिक मंच पर नवारो भारत को मौका परस्त देश बता चुके हैं, और इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ ट्रंप को भड़काने में नवारो की बहुत बड़ी भूमिका भी रही है। ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रंप और उनकी टीम यही मानती थी कि टैरिफ के दबाव में भारत झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। भारत न झुका न डरा, बल्कि आंख में आंख डालकर जवाब दिया, और अब तलाश रहा है वैश्विक बाजार। ट्रंप और उनकी टीम ने सोचा था टैरिफ की धमकी देकर भारत को झुका लेंगे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को संदेश दे दिया कि टैरिफ वाली दादागिरी नहीं चलेगी। लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। अब हालात यह है कि टीम ट्रंप में भारत को लेकर विरोधाभास है, और अमेरिका में भारत के समर्थन में टीम ट्रंप का विरोध है। अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा तबका ट्रंप की भारत विरोधी नीति के खिलाफ लिख रही है। डेमोक्रेट्स खुल्लम खुल्ला भारत के समर्थन में है और ट्रंप के विरोध में। डेमोक्रेट्स के अमेरिकी सदन की विदेश मामलों की समिति ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा, चीन या अन्य देशों द्वारा बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाने के बजाय ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत को निशाना बना रहे हैं, जिससे अमेरिकियों को नुकसान पहुंच रहा है, और इस प्रक्रिया में अमेरिका भारत संबंध खराब हो रहे हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ मानते हैं कि ट्रंप के भारत विरोधी हथकंडे की वजह से आने वाले दिनों में पश्चिम का बड़ा विकल्प बनकर ब्रिक्स उभर सकता है। If you shut off the United States to India by big tariffs, India will have to find other places to sell its exports. But like Russia found another place to buy to sell its energy, India will sell its exports no longer to the United States, but to the rest of the BRICS. And what you're doing is you're hothouse fashion developing the BRICS to be an ever larger, more integrated and successful economic alternative to the West. अमेरिका के तमाम अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत के खिलाफ टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ऐसी आशंका की वजह है भारत के रूस, चीन, जापान समेत यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरफ बढ़ते कदम। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी, वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। आज प्रधानमंत्री जापान की आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। 29 और 30 अगस्त को जापान में शिखर वार्ता होगी। बड़ी बात यह है कि 7 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री जापान की स्टैंड अलोन यात्रा पर हैं। समिट के दौरान भारत और जापान के बीच कई समझौते संभव हैं, जिसमें जापान के बाजार को मेक इन इंडिया सामान के लिए खोजना सबसे अहम है। यानी अमेरिकी टैरिफ के नुकसान की भरपाई
जापान के बाजार से की जा सके। जापान के बाद प्रधानमंत्री संघाई सहयोगी संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के प्रधानमंत्री को एससीओ सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजा है। ये बैठक चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी। एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 1-to-1 बात होगी। संभव है दोनों मुल्कों के बीच कारोबारी साझेदारी बढ़ाने को लेकर अहम फैसला लिया जाए। एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे और भारत चीन के बीच नई डील के संकेत दिए थे। यानी चीन के बाजार से जुड़ी बड़ी डील को लेकर फैसला हो सकता है। यानी ट्रंप के टैरिफ युद्ध से निपटने के लिए भारत ने नुकसान की भरपाई का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसे सरल शब्दों में समझें तो अमेरिका ने टैरिफ लगाकर अपने बाजार बंद किए तो भारत ने दूसरे बाजार खोज लिए हैं। क्योंकि भारत 1998 में अमेरिकी प्रतिबंधों से अच्छी तरह निपट चुका है। जब परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के आगे झुका नहीं, पूरी ताकत से लड़ा और आखिरकार अमेरिका को अपने प्रतिबंध हटाने के लिए मजबूर कर लिया। भारत और अमेरिका के रिश्तों ने प्रतिबंधों का दौर भी देखा है तो वहीं बड़े करारनामों और उपलब्धियों की सीढ़ियां भी चढ़ी है। यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ तानाशाही वाली घोषणाएं भारत को घबराती नहीं हैं, बल्कि भारत का हौसला बढ़ाती हैं। भारत ये अच्छी तरीके से जानता है कि आत्मनिर्भरता का मंत्र ही उसके आगे बढ़ने का सबसे कारगर फॉर्मूला है। दोस्तियां बनाना चाहिए, लेकिन दोस्ती की मर्यादाओं का पालन भी करना बहुत जरूरी है और अमेरिका को भारत इस समय केवल दोस्ती की वो मर्यादाएं याद दिला रहा है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया और दूसरी तरफ दुनिया में नए रिश्तों की नींव रखना भारत ने शुरू कर दिया। जहां इस समय भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय संगठन यानी कि आरआईसी की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और इससे नेटो देशों से लेकर अमेरिका तक टेंशन में आ गए हैं। अब सवाल यह है कि अगर भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय संवाद संगठन फिर से शुरू हो जाता है तो क्या अमेरिका और नेटो देशों को वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का खतरा पैदा हो जाएगा? आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस अब भारत और चीन की दोस्ती करवाना चाहता है और इस पर भारत का रुख क्या है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ थोपा, दुनिया में नया गठजोड़ होगा। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील की धौंस दिखाकर दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ा है, तब से दुनिया में रिश्तों का एक नया गठजोड़ शुरू हो गया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से सीधे भारत पर टैरिफ की वजह भारत का रूस से तेल खरीदना बताया जा रहा है, तो पुतिन ने भी एक नया प्लान तैयार किया है। जी हाँ, भारत, चीन और रूस का त्रिकोणीय अलायंस आरआईसी बनाने के लिए। जैसे ही रूस ने प्रस्ताव भेजा तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि त्रिशक्ति का मिलन होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और पुतिन इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद फिर से एक्टिव होते हैं तो दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई धुओं में पड़ सकती है। आज हम आपको वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रूस ने कैसे इस त्रिकोणीय शक्ति के गठजोड़ की शुरुआत की है। रूस के उप विदेश मंत्री अंद्रेई रुडेंको ने कहा है, आरआईसी को फिर से शुरू करने को लेकर हमारी भारत और चीन से बातचीत चल रही है। ये तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापक हैं और दुनिया में इनकी धाक है। पुतिन की तरफ से ये भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव और चीन ने तुरंत इस पर हामी भर दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग ने कहा वो भारत और रूस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इस त्रिकोणीय अलायंस को लेकर हालांकि भारत की तरफ से अभी बेहद नपातुलाही जवाब आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह सिस्टम लंबे समय के बाद फिर से सक्रिय हो रहा है।
consultative format is a mechanism where the three countries come and discuss global issues and regional issues of interest to them. As to when this particular RIC format meeting is going to be held, it is something that will be worked out among the three countries and in a mutually convenient manner. और जब 18-19 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया तो चीन की मीडिया ने इसे प्रमुखता के साथ कवर किया। वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर अहम चर्चा की। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। चीन की मीडिया के मुताबिक भारत अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर अब अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहता है और वांग यी की भारत यात्रा इसी का हिस्सा थी। चीन के मीडिया के मुताबिक भारत और चीन के मजबूत संबंध ग्लोबल साउथ के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आपको बता दें कि ग्लोबल साउथ टर्म एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अब पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के लिए चीन जा रहे हैं। पिछले 7 साल में ये उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इस दौरान वो जिनपिंग से भी मिलेंगे। ऐसे में रूस के RIC वाले प्रस्ताव के बीच ये यात्रा और अहम हो जाती है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य टकराव के बाद RIC की गतिविधियां रुक गई थी। लेकिन पिछले साल रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में बदलाव आया। फिर एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल की चीन यात्राओं से दोनों देशों के बीच धीरे धीरे संवाद फिर से शुरू हो चुका है। अब सवाल ये है कि भारत चीन रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन से अमेरिका को चिंता क्यों होगी? तो सुनिए। भारत, चीन और रूस तीनों मिलकर अगर RIC को दोबारा शुरू करते हैं तो इससे एशिया में एक नया रणनीतिक संतुलन बनेगा। खास बात यह है कि भारत पहले ही क्वाड का हिस्सा है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यानी इसमें 2 पश्चिमी देश हैं। चीन को लगता है कि क्वाड उसकी घेराबंदी करने के लिए बनाया गया है और अमेरिका इसमें अपनी मनमर्जी चलाता है। अब अगर भारत RIC का हिस्सा बनता है तो अमेरिका के लिए कूटनीतिक तौर पर झटका हो। समेत दूसरे पश्चिमी देशों को इस संगठन के फिर से एक्टिव होने पर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की चिंता सता रही है, क्योंकि तीनों ही यूरेशिया के ताकतवर देश हैं। इनमें भारत दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों के बीच रिश्ते संतुलित करने और भरोसेमंद देश माना जाता है। ऐसे में भारत रूस और चीन के साथ मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है। इससे दुनिया के तमाम देश विवादों समेत अन्य वैश्विक समाधान के लिए नाटो और अमेरिका के बजाय RIC की ओर रुख कर सकते हैं। इससे अमेरिका को अपनी बादशाहत धीमी होने का खतरा होगा। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, अमेरिकी फर्स्ट की बात करते हैं और ट्रेड डील के नाम पर जबरन हमारे देश भारत पर टैरिफ थोपते हैं और अमेरिका के अंदर स्कूल के मासूम बच्चों पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। हमलावर के हथियारों पर लिखा होता है ट्रंप को मार डालो। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका के अंदर चल क्या रहा है? क्यों अमेरिका आए दिन गोलीबारी की घटनाओं से परेशान है और अमेरिका में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? आइए आपको दिखाते हैं कि क्या अमेरिका में ट्रंप के विरोध में क्रोध पल रहा है। अमेरिका में स्कूली बच्चों पर किसने बरसाई गोलियां? क्यों हथियारों पर लिखा गया ट्रंप को अभी मार डालो?
क्यों हथियारों पर लिखा गया इजराइल का पतन होना चाहिए? क्यों हथियारों पर लिखा गया भारत पर परमाणु बम गिराओ? क्या है अमेरिका में स्कूली बच्चों पर हमले का पूरा सच? क्या अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है? अमेरिका में मिनेसोटा के मिनियापोलिस में एक कैथोलिक स्कूल के बच्चों पर गोलियां चलाई जाती हैं। इस घटना में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो जाती है। मारे गए दोनों बच्चों की उम्र 8 और 10 साल है और 20 घायल हो जाते हैं। बच्चों पर गोलियां उस वक्त बरसाई गईं जब वो सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे थे। तभी एक हमलावर आता है और चर्च की खिड़कियों से बच्चों पर गोलियां चला देता है। ये कैथोलिक स्कूल एक प्राइवेट एलिमेंट्री स्कूल है जिसमें लगभग 400 छात्र पढ़ते हैं। Beautiful children going to learn those values, share with their teachers and their classmates. And instead of that joy and that curiosity and that learning, they were met with evil and horror and death. And we often come to these and say, these unspeakable tragedies, or there's no words for this. There shouldn't be words for these types of incidents because they should not happen. And there's no words that are going to ease the pain of the families today. हालांकि पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जब बच्चों पर हुई फायरिंग की पड़ताल शुरू हुई तो एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा होता है। हमलावर के पास 3 हथियार थे, एक राइफल, एक शॉटगन और एक पिस्टल, जिससे उसने गोलियां चलाई। 2 दिन पहले ही स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई थीं। इस वारदात ने व्हाइट हाउस से लेकर पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। व्हाइट हाउस में अमेरिका के झंडे को भी झुका दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्रूथ सोशल पर इस घटना की पूरी जानकारी दी। FBI ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी और जब हमलावर के हथियारों की जांच शुरू हुई तो FBI भी चौंक गई, क्योंकि हमलावर के हथियारों पर डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो और न्यूक इंडिया यानी भारत पर परमाणु बम गिराओ, इजराइल का पतन होना चाहिए और इजराइल को जला दो जैसे नारे लिखे थे। साथ ही हमलावर ने परिवार और दोस्तों के नाम एक लेटर भी लिखा जिसमें गोलीबारी। आज यूक्रेन से आई उस खबर पर दस्तक हम देंगे जिसने विश्व युद्ध के संकेत दे दिए हैं। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर पुतिन ने अपनी विनाशक मिसाइलों से जबरदस्त विध्वंसक हमला किया। इस हमले में रूस ने यूरोपीय यूनियन के दफ्तर को भी निशाना बना दिया। पुतिन ने ट्रंप, नाटो देशों को अपने बारूदी इरादों का संदेश भेज दिया। अब यूक्रेन के बाद यूरोप का नंबर है, तो क्या यूरोपीय यूनियन के दफ्तर पर हवाई हमला करके पुतिन ने महायुद्ध का अलार्म बजा दिया है? थोड़ी देर में हम इस बारे में बताएंगे आपको, लेकिन इस समय यूक्रेन रूस युद्ध पर एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें तो बड़ी खबर यह है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने एक बड़ा हमला करने की योजना बनाई है और उस हमले को अंजाम देने की तैयारी भी यूक्रेन की तरफ से हो गई है। रूस के मिसाइल अटैक का एक वीडियो भी सामने आ चुका है और उस वीडियो में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला दिखाया गया है। रूसी मिसाइल अटैक की पुष्टि इस वीडियो के आने के बाद हुई है और यह सबसे खतरनाक किंजल मिसाइल है रूस के पास। कीव के 13 ठिकानों पर दागी गई थी मिसाइल और कुल 650 के लगभग ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। 30 से अधिक खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और यूरोपीय यूनियन के दफ्तर को भी निशाना बनाया था। ये वो वीडियो है जो सामने आ गया है। बड़ी खबर इस समय की यही है कि अब किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से कीव पर जो हमला हुआ है उसकी पुष्टि हो चुकी है और ये खतरनाक वीडियो उस हमले का आ चुका है। पुतिन ने महायुद्ध का अलार्म बजा दिया। ट्रंप की धमकी पर पुतिन का बड़ा धमाका। यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल से हमला।
यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर पर बम वर्षा। पुतिन की सेना का नाटो पर बारूदी धावा। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान बीते 3.5 साल में जो नहीं हुआ, अब पुतिन की सेना ने वही कर दिया। ट्रंप बार बार सिर्फ धमकी देते रहे, लेकिन पुतिन ने नाटो पर अपनी वार्निंग को सच में बदल दिया। ये पहली बार है जब यूक्रेन की राजधानी कीव में पुतिन की सेना ने यूरोपियन यूनियन मिशन के मुख्यालय पर हमला कर दिया। बुधवार की रात रूस ने यूक्रेन की राजधानी में भीषण हवाई हमला किया। एक साथ कीव के 6 इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से भारी तबाही मचा दी। लेकिन पहली बार रूस ने कीव में यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग को निशाना बनाया है। ये तस्वीरें रूसी हवाई हमले की बात की हैं। यानी पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव और यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग पर मिसाइलें दागकर साफ कर दिया है कि अब महायुद्ध शुरू हो चुका है। रूस के हवाई हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप से बड़ी अपील की है। रूस बातचीत की मेज की बजाय मिसाइलों को चुनता है, शांति की बजाय हत्या को चुनता है। इसका मतलब है कि रूस अभी भी परिणामों से डरता नहीं, क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्से अभी भी मारे गए बच्चों की तरफ से अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और पुतिन के लिए बहाने तलाश रहे हैं। अब पश्चिमी सहयोगी नए प्रतिबंध लगाएंगे, इसलिए मॉस्को को इस युद्ध के हर हमले और हर दिन के लिए जिम्मेदार महसूस करना चाहिए। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने यूरोपियन यूनियन मिशन मुख्यालय पर हुए हमले को लेकर कहा, यूक्रेन में यूरोपीय संघ का मिशन क्षतिग्रस्त हो गया। ये न केवल यूरोपीय संघ बल्कि दुनिया भर में निंदा का पात्र है। हम अपने यूरोपीय संघ के सहयोगियों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। कीव में यूरोपीय संघ के मिशन की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुतिन ने यूरोप पर हमले का संकेत दे दिया। यूक्रेन के बाद अगला नंबर यूरोप का है। नाटो मुल्कों को पुतिन का बारूदी जवाब। क्या युद्ध विराम नहीं, अब विश्व युद्ध तय है। पुतिन के बारूदी हमले में कीव धुआं हो गया तो हवाई हमले के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक दहशत है, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पुतिन की मीटिंग हो गई, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग संभव नहीं है। अगर ज़ेलेंस्की और पुतिन की 1-to-1 मुलाकात नहीं होगी तो युद्ध विराम नहीं होगा। ऐसे में रूस ने साफ संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नाटो मुल्कों को भेज दिया है। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हवाई हमला करके पुतिन ने प्लान बी पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यानी उनकी शर्तों पर युद्ध विराम नहीं हुआ तो महायुद्ध होगा। यह युद्ध कैसा होगा, इसका ट्रेलर पुतिन की सेना ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी में दिखा दिया। रूस की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से कीव पर हमला किया। ये हमले कीव के अलग अलग 6 जिलों में किए गए हैं, जिसमें डार्नेत्स्की, द्रिपोव्स्की, शेवचेंकिव्स्की, सोलोमियान्स्की, सुयातोशिन्स्की और डेस्नियान्स्की शामिल हैं। यूरोप का आरोप है कि रूस ने आम नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। रूस का आरोप यह भी है कि यूरोप के कुछ नेताओं की शह पर ज़ेलेंस्की युद्ध रुकवाना नहीं चाहते हैं, जबकि यूक्रेन के लोग युद्ध विराम चाहते हैं। ऐसे में रूस के न्यूक्लियर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले का जवाब पुतिन ने दिया है। कीव पर हमला करके पुतिन ने नाटो मुल्कों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऐलान यही है कि अगला टारगेट नाटो में शामिल यूरोप का कोई दूसरा मुल्क हो सकता है। यानी पुतिन की विनाशक मिसाइलों के टारगेट पर है यूरोप। वहीं दूसरी तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी खुलासा कर चुके हैं कि कीव पर पुतिन सबसे विनाशक मिसाइल ओरेश्निक